जो कि रुड़की से आ रही है, जहां पर आईआईटी रुड़की में एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। हॉस्टल के कमरे में मृतक अंशु मलैया की बॉडी मिली है। अंशु बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था, जो कि एमपी के इटारसी का रहने वाला था। पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया है और परिजनों को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस तरह से ये खबर सामने आ रही है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। फिलहाल मनोज ज्वाल हमें और जानकारी देंगे। मनोज, ये बड़ी जानकारी आईआईटी रुड़की में जिस स्टूडेंट की जान गई है, किस ईयर का स्टूडेंट था वो, और क्या पुलिस कह रही है, ये आत्महत्या या हत्या के मामले के एंगल से किस तरह से जांच की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मामला एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा है, फंदे से लटका हुआ उसका जो शव उसके हॉस्टल में मिला है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को सूचित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईआईटी रुड़की में ये पहला मामला नहीं है कि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हुई है। इससे भी पहले भी कई छात्रों ने यहाँ पे सुसाइड किया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, आखिर किन कारणों से छात्रा ने सुसाइड किया या क्या क्या, फिलहाल ये जांच का विषय है। जिस तरीके से आईआईटी में पिछले कई सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये भी जो प्रबंधन है उस पर भी सवाल उठते हैं। अब लाजमी है, जिस तरीके से जो छात्रा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो फोरेंसिक टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी और जो हॉस्टल का जो कमरा था उसको जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ सुसाइड नोट भी पुलिस को मनोज, लेकिन आईआईटी रुड़की देश का बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत जाना माना ये संस्थान है। ऐसे में बार बार यहाँ से आत्महत्या की खबरों का सामने आना, स्टूडेंट्स का सुसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। जल्दी से बता दीजिए, इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन से जिस तरीके से हमारी बात हुई, पुलिस का साफ कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि जो शव उन्हें प्राप्त हुआ है संदिग्ध परिस्थितियों में, उनका कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव मिला है। लेकिन हालांकि जो फंदे से लटका ये शव मिला है छात्रा का, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आईआईटी के प्रबंधन और जो हॉस्टल का इंचार्ज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज ज्वाल जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद एक जोड़े ने लिव इन रजिस्ट्रेशन कराया है और पूरे प्रदेश में लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए 3 आवेदन आए थे, जिसमें अकेले देहरादून में 2 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। बता दें आपको, यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 16 पेज का फॉर्म भरने के साथ ही तमाम जानकारी देना अनिवार्य है, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। विकासनगर से खबर, जहां पर सहसपुर के तिमली रेंज के जंगल में गौकशी के मामले में आरोपी का पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया है। 2 साथी थे ये, जिसमें एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन इसका दूसरा साथी पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ में ये बदमाश जो पकड़ा गया है, इसे अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया। सहसपुर इलाके में ये 2 गायों की गौकशी के मामले में वांटेड था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था और फिर मुठभेड़ के दौरान इस शख्स को जो पकड़ा गया है उसमें एक बड़ी सफलता कही जाएगी उत्तराखंड पुलिस के लिए। एक साथी इसका फरार हो गया है फिलहाल। चूँकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें भी जो पूछताछ में बात पता चली है, ये पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। चारधाम यात्रा की अब बात करते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी मीटिंग आज ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे से मीटिंग लेंगे, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी जिलों के डीएम विभागों के चीफ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। विनय शंकर पांडे ने बताया है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एक बार जिले में मीटिंग कर चुके हैं। अब आगे की तैयारी की ऊपर बात की जानी है। दीपांकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, क्या जानकारी है चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जो बड़ी मीटिंग ऋषिकेश में होगी उस पर?
बिल्कुल कंचन, ऋषिकेश शुरुआत होती है वहां से चारधाम यात्रा की, और वहां पर ये बैठक रखी गई है। और गढ़वाल के, क्योंकि सभी जिलों में चारधाम यात्रा का कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, और खासकर तीन डिस्ट्रिक्ट जहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, उन जिलों के डीएम, सभी विभागों के हेड इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना है, रहने की व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए, हरिद्वार में किस तरह यात्रियों को टैकल किया जाएगा, भीड़ को जगह जगह कैसे कंट्रोल किया जाएगा। पिछली बार आपदा की स्थिति बनी थी केदारनाथ में, तो रुद्रप्रयाग में कैसे स्पॉट बनाया जाए, बीच में क्या यात्रियों के लिए व्यवस्था होगी। तो इस बार 2025 की यात्रा में क्या व्यवस्थाएं रखी जाए, और 50 लाख यात्री जो पूरे सीजन में आने की उम्मीद है, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए, इस बैठक में निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि 3 महीने का वक्त है और कपाट खुलने हैं 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के, 4 मई को बद्रीनाथ के, और 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन केदारनाथ की तिथि घोषित होगी। तो उसको लेकर पूरी तैयारी है। कंचन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। और आइए बात करते हैं नेशनल गेम्स की। देहरादून में आज नेशनल गेम्स के तहत 4 इवेंट होने हैं। आर्चरी, शूटिंग, राइफल पिस्टल के इवेंट्स होने हैं आज। साथ ही लॉन बॉल्स, लॉन टेनिस की प्रतियोगिता भी आज होनी है। अभी तक के मेडल टैली की अगर बात की जाए तो देखिए, कर्नाटक 28 गोल्ड मेडल के साथ पहले पायदान पर है। एसएससी बोर्ड 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे पायदान पर है। महाराष्ट्र 16 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। यूपी ने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 11वां नंबर यूपी के लिए। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड 3 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल्स, 12 ब्रॉन्ज के साथ 15वें स्थान पर है। तो कई राज्यों से बेहतर स्थिति है उत्तराखंड की, और कई और ऐसे इवेंट्स होने हैं। आज भी कई इवेंट्स होने हैं जिसमें उम्मीद है उत्तराखंड को कि कई गोल्ड मेडल्स उनको मिलेंगे। और मेडल टैली में मेडल की जो पाने की जो अभी संख्या है उत्तराखंड की, उसमें बढ़ोतरी होगी और मेडल टैली में भी वो आगे बढ़ेंगे। वहीं आपको बताएंगे हल्द्वानी में आज फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच होना है। केरल और असम के बीच में होना है पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा कल, जिसको देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मैच देखने हल्द्वानी पहुंचेंगे। फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। नेशनल गेम्स के तहत पिथौरागढ़ में आज बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों को जो यहाँ खेले जाएंगे उसमें दूसरे दिन पुरुष वर्ग में 14 और महिला में 12 मुकाबले होने हैं। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के 3 और महिला में 1 मुक्केबाज पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बीते रोज हुए मुकाबलों में उत्तराखंड के बॉक्सिंग में 2 मेडल पक्के हुए हैं। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ ने एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ी देश को दिए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता उन युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है जिन्होंने हाल फिलहाल में मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखा है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के हुनर को करीब से देखना नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो सकता है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। पिथौरागढ़ और मुक्केबाजी का चोली दामन का साथ है। हरि सिंह थापा ने यहाँ मुक्केबाजी की जो परंपरा शुरू की थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। उस दौर में नए मुक्केबाजों के लिए सीखने को बहुत कुछ नहीं था। बावजूद इसके यहाँ के मुक्केबाजों ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम कमाया। राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ में पहली बार बड़े स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में देश भर के जाने माने मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। इन मुक्केबाजों से नई पीढ़ी के बॉक्सरों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी नेशनल गेम हो रहे हैं, ये मतलब आज से पहले हमने ऐसे कभी माहौल देखा भी नहीं था कभी नेशनल में, जो यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, बहुत सारे अच्छे टेक्निकल प्लेयर भी दिख रहे हैं। ऐसे मतलब अगर जैसे ऐसे नेशनल बहुत होंगे तो हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। पिथौरागढ़ में हो रहे मुकाबलों में लवलीना, पूजा कुमारी, मंजू बाम्बोरिया, मनदीप कौर और जैस्मिन जैसी इंटरनेशनल महिला बॉक्सर भाग ले रही हैं। जबकि पुरुषों में आशीष चौधरी, शिवा थापा और नरेंद्र जैसे बॉक्सर भी यहाँ पहुँचे।
बड़े स्तर के मुक्केबाजों का खेल देखकर नई पीढ़ी इंटरनेशनल टेक्निक से तो सीधे रूबरू हो रही है, साथ ही अलग अलग टेक्निक के मायने भी समझ रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के जरिए नए खिलाड़ी बड़े मुकाबलों के गुण भी सीख रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े प्लेयर आए, ओलंपिक से लेकर नेशनल मेडलिस्ट, बहुत सारी टेक्निकें बता रहे हैं। अलग अलग राज्य से आए हैं तो हमें अलग लैंग्वेजेस, अलग लोग सारे देखने को मिल रहे हैं और हम उनको अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसा होता है, क्या होता है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नए मुक्केबाजों के लिए राष्ट्रीय खेलों से एक जैसी जमीन तैयार हो रही है, जो उनकी राह को काफी आसान बना सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर ऋषिकेश से, जहां पर नेशनल गेम्स के तहत बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन 12 राज्यों की 24 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ। 8 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, जिसके बीच में प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच आज शाम को होगा। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा के साथ केरल टीम में मैच खेले जाएंगे। तो बीच बॉल प्रतियोगिता, जिसमें कई टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल मैच के लिए खेल खेलेंगी। क्वार्टर फाइनल के बाद फाइनल्स मुकाबला। अब देखना 8 टीमों में दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी टीमें आगे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं यूसीसी की। उत्तराखंड में यूसीसी के साथ ही लिव इन रिलेशन को मिले कानूनी दर्जे का कांग्रेस विरोध कर रही है और आने वाले सत्र में इसकी गूंज आपको सुनाई भी दे सकती है। सरकार का कहना है कि लिव इन को कानूनी दर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया गया है, लिव इन टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं है। देखिए इस पर संपूर्ण जानकारी के साथ ये रिपोर्ट। पंद्रह फरवरी के बाद विधानसभा सत्र की तैयारी है, तो यूसीसी लागू होने के बाद होने जा रहे पहले सत्र में इस बार लिव इन का मुद्दा गूंज सकता है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी की आड़ में लिव इन को कानूनी दर्जा देकर देवभूमि का अपमान हुआ है, जबकि लिव इन जैसे संबंध उत्तराखंड की संस्कृति से मेल नहीं खाते। इसलिए कांग्रेस आने वाले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी में है। लिव इन में जो लोग रहेंगे उनकी एक तो प्राइवेसी भंग हो गई, दूसरा जो है प्राइवेसी भंग होने के साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप लिव इन में रहिए, आपने उसको कानूनी दायरा देने का कहा। इससे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति अलाउ नहीं करती। कांग्रेस सदन से सड़क तक इस मुद्दे को महिला सम्मान और संस्कृति से जोड़ना चाहती है और लिव इन संस्कृति को उत्तराखंड के लिए खतरा बता रही है। ऐसे में सदन में मुद्दा गूंजा तो सरकार को बिना शादी संबंध और साथ रहना कैसे सही है समझाना होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक लिव इन को कानूनी दर्जा देने के पीछे महिला की सुरक्षा की सोच है, उत्तराखंड को लिव इन टूरिज्म स्टेट बनाने की सोच नहीं। यूसीसी में बहुत गहन चर्चा पहले भी हुई है सदन के अंदर, और लिव इन रिलेशंस की बात करिए, ये एक रियलिटी है। मैंने उस दिन भी सदन में यही कहा था कि इसको नकारा नहीं जा सकता कि आज उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशंस हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी, उनको जो पार्टनर्स हैं उनकी सुरक्षा भी हो और सरकार को पता भी हो कि कौन लोग लिव इन में है, क्या उनका रिश्ता है, कौन से लिव इन रिलेशनशिप का टूरिज्म का क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए और दूसरी चीज सुरक्षा के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशन को मान्यता पर कांग्रेस